भोलाराम का जीव कहीं गुम हो गया है। उसका जीव दफ्तरों, बाबुओं और कागजों के बीच भटकता रहता है। राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे की कई गंभीर कमजोरियां छिपी हुई हैं, या फिर राजस्थान की तबादला व्यवस्था में कोई गहरी संरचनात्मक खामी मौजूद है। भोलाराम का जीव कहीं गुम हो गया है। हरिशंकर परसाई के प्रसिद्ध व्यंग भोलाराम का जीव की ये पंक्तियां भारतीय नौकरशाही की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक को उजागर करती है। कहानी में भोलाराम मर चुका था, लेकिन सरकारी फाइलें उसकी मौत को स्वीकारने को तैयार नहीं। उसका जीव दफ्तरों, बाबुओं और कागजों के बीच भटकता रहता है। हरिशंकर परसाई ने जिस तरह से भारत में लाल फीताशाही और प्रशासनिक जड़ता पर दशकों पहले व्यंग किया था, वो आज भी कई रूपों में हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों नमस्कार, एडिटर्स टेक आप देख रहे हैं। मैं हूं विशाल सूर्यकांत और मुद्दा है राजस्थान की हालिया तबादला सूचियों में मानो भोलाराम का जीव एक बार फिर से जीवित हो गया हो। अलवर के एक वनकर्मी की मौत को 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसका तबादला कर दिया जाता है। जोधपुर रेंज में एक मृत एएसआई का स्थानांतरण सूची में नाम दर्ज होता है और राजस्व विभाग में तो स्थिति इतनी विचित्र है कि जिस विधायक ने एक पटवारी के तबादले की सिफारिश की थी, आदेश में उसी विधायक का नाम चढ़ जाता है, यानी विधायक का ही तबादला हो जाता है। पहली नजर में घटनाएं हास्यास्पद लग सकती हैं, लेकिन इसके भीतर राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे की कई गंभीर कमजोरियां छिपी हुई हैं। दोस्तों, वन विभाग के कर्मचारी अखिलेश डूडी की 7 अप्रैल 2026 को मृत्यु हो गई थी। परिवार शोक में था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वह अब भी सेवा में थे। 3 महीने बाद जारी तबादला सूची में उन्हें उमेरण वन चौकी से सरिस्का वायरलेस कंट्रोल रूम भेज दिया गया। लगभग इसी समय पुलिस विभाग की सूची में मृत एएसआई अनूपा राम का नाम भी सामने आया। दूसरी ओर डी कुमेर के विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह अपने क्षेत्र में एक पटवारी के स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं और कुछ दिनों बाद देखते हैं कि जो आदेश जारी हुआ उसी में उन्हीं का नाम तबादला सूची में दर्ज है। इन घटनाओं को महज टाइपिंग एरर या क्लरिकल मिस्टेक कहना आसान है दोस्तों, इसे कहकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि डिजिटल युग में भी सरकारी रिकॉर्ड तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कर्मचारी जीवित है और कौन सेवानिवृत्त हो चुका है और किसका तबादला होना है? क्या समस्या केवल किसी बाबू की लापरवाही की है या फिर राजस्थान की तबादला व्यवस्था में कोई गहरी संरचनात्मक खामी मौजूद है? राजस्थान में तबादले कभी भी सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहे दोस्तों, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। यहां तबादला सत्ता, राजनीति, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत जरूरतों की जटिल मेल का हिस्सा रहा है। हर साल जब सरकार तबादलों पर लगी रोक हटाती है, सचिवालय, मंत्री आवास से लेकर जिला मुख्यालयों में एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है, एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। कर्मचारी संगठन सक्रिय हो जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास में सिफारिशों के ढेर लगने लगते हैं और सरकारी दफ्तरों में आवेदन पत्रों की कतार लग जाती है। दोस्तों, इसके पीछे केवल राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति नहीं है, बल्कि राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक हकीकत भी है। ये देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां हजारों कर्मचारी अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनात हैं दोस्तों। जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, इन जिलों में काम करे कर्मचारियों की अपनी व्यवहारिक परेशानियां हैं। किसी के बूढ़े माता पिता हैं, बीमार हैं, किसी के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कहीं पति पत्नी दोनों अलग अलग जिलों में नौकरी कर रहे हैं। यही वजह है कि तबादलों की मांग केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहती, जनता भी अपने जनप्रतिनिधियों से इसी उम्मीद में उनके पास पहुंचती है कि उनकी स्थानीय समस्याओं का समाधान करेंगे। किसी गांव में शिक्षक नहीं है, किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी है, कहीं पटवारी महीनों से उपलब्ध नहीं है और कहीं पुलिस चौकी में स्टाफ का अभाव है। ऐसी परिस्थितियों में विधायक, सांसद, जिला प्रमुख और प्रधान स्थानीय प्रशासन और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। लोकतंत्र के इस व्यवहारिक पक्ष को समझे बिना दोस्तों तबादला राजनीति को समझना संभव नहीं है। गांव का नागरिक अपने विधायक को केवल कानून बनाने वाला प्रतिनिधि नहीं मानता। उसकी नजर में विधायक वह व्यक्ति है जो सड़क बना सकता है, बिजली दिला सकता है, अस्पताल में डॉक्टर भेज सकता है और जरूरत पड़ने पर
किसी कर्मचारी का तबादला भी करवा सकता है। इसलिए जब कोई जनप्रतिनिधि किसी शिक्षक, डॉक्टर, पटवारी या पुलिस अधिकारी के तबादले की सिफारिश करता है तो उसके पीछे हमेशा निजी या राजनीतिक कारण मान लेना बहुत सरल होगा, लेकिन हकीकत वाकई कुछ और है। दूसरी ओर यह भी सच है दोस्तों कि तबादलों की राजनीति ने सालों से एक समांतर सत्ता तंत्र को तैयार कर लिया है। ये केवल राजस्थान की कहानी नहीं है, बल्कि देश के हर राज्य के अंदर तबादलों को लेकर यही माहौल बना रहता है। सत्ता परिवर्तन के साथ बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती बदलना लगभग एक सामान्य राजनीतिक परंपरा बन चुकी है, एक रिचुअल बन चुका है। हर बार नई सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक ढालना चाहती है और इसीलिए तबादले केवल प्रशासनिक नहीं रह जाते, बल्कि शक्ति संतुलन और अपने प्रभाव का एक हथियार भी बन जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान में सालों से एक स्पष्ट और पारदर्शी तबादला नीति की मांग उठती रही है। अलग अलग सरकारों ने समय समय पर नई नीति का वादा किया, लेकिन कहीं न्यूनतम कार्यकाल तय करने की बात हुई तो कहीं यह प्रस्ताव आया कि 3 साल से पहले कहीं तबादला नहीं होगा। तो पहले ऑनलाइन पोर्टल, अंक आधारित प्रणाली की भी चर्चा हुई, लेकिन जब तबादलों का दौर आता है तब सारी प्रक्रिया है वो साइड में हो जाती है और जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो पुराना तरीका है, वही फ्रंट पर आ जाता है। शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस, वन और राजस्व विभाग, सभी के नियम और प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। कहीं रिक्त पदों का स्पष्ट ब्यौरा सार्वजनिक नहीं होता, कहीं तबादले के मानदंड पूरे नहीं होते और कहीं अंतिम निर्णय पूरी तरह विभाग अपने विवेक के आधार पर करता है। इस व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी अक्सर विवादों को जन्म देती है। दोस्तों, हालिया घटनाएं एक और गंभीर समस्या की ओर इशारा करती हैं, वो है डेटा प्रबंधन की कमजोरी। ये चौंकाने वाली बात है कि डिजिटल गवर्नेंस और ई ऑफिस के दौर में कई विभागों के रिकॉर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। कहीं कर्मचारी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण की जानकारी समय पर अपडेट नहीं है और इसीलिए नतीजा यह होता है कि मृतराज कर्मचारी का नाम तबादला सूची में आ जाता है। यह केवल तकनीकी समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी मामला है। दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी की मौत के 3 महीने बाद भी विभाग का रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो तो कैसे माना जा सकता है कि बाकी तमाम सूचनाएं भी सटीक होंगी। इसी तरह अगर किसी पटवारी के तबादला आदेश में विधायक का नाम दर्ज होता है तो यह केवल डेटा एंट्री ऑपरेटर की गलती नहीं है दोस्तों, बल्कि इस पूरी सत्यापन प्रक्रिया की विफलता है जो आदेश जारी होने से पहले काम करनी चाहिए थी। हालांकि केवल सरकार और अधिकारियों को दोष देना पर्याप्त नहीं है दोस्तों। राजस्थान जैसे विशाल राज्य में तबादला व्यवस्था को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाना उतना आसान भी नहीं है। हर कर्मचारी अपने गृह जिले या बड़े शहर में पोस्टिंग चाहता है, लेकिन प्रशासनिक जरूरतें हमेशा व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो सकती। ये अगर सभी शिक्षक जयपुर, जोधपुर और उदयपुर रहना चाहेंगे तो फिर सीमावर्ती और आदिवासी स्कूल कैसे चलेंगे जो आदिवासी क्षेत्रों में हैं? यदि सभी डॉक्टर शहरी अस्पतालों में ही रहना चाहेंगे तो फिर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा? दोस्तों, यही वो बिंदु है जहां सरकार, कर्मचारी और जनता तीनों के हित एक दूसरे से टकराने लगते हैं। सरकार प्रशासनिक संतुलन चाहती है, कर्मचारी व्यक्तिगत सुविधा चाहते हैं और जनता अपने क्षेत्र में बेहतर सेवाएं चाहती है। तबादला नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य इन तीनों पक्षों के बीच में संतुलन स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए, लेकिन इसके लिए केवल घोषणाएं काफी नहीं है। सबसे पहले राजस्थान को एक डिजिटल डेटा है वो तैयार करना होगा और उसको उस रूप में इंटीग्रेटेड वे में तैयार करना होगा जिसमें नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड रियल टाइम अवेलेबल हो। किसी कर्मचारी की मौत, पदोन्नति या अवकाश की जानकारी भी ऑटोमेटिकली सभी विभागों तक पहुंचे। हाल ही में राजस्थान में ई गवर्नेंस समिट हुआ था दोस्तों, पूरे देश भर के एक्सपर्ट आए थे। इसका क्या फायदा राजस्थान को मिलना चाहिए, इस केस को, इस तबादला सूची में हो रही अनियमितताओं को देखकर समझ में आता है दोस्तों कि राजस्थान में क्या किए जाने की जरूरत है। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए व्यवस्था, जिसमें रिक्त पदों की सूचना सार्वजनिक हो, कर्मचारियों का जो परफॉर्मेंस है उसकी ग्रेडिंग बाकायदा हो और अंतिम आदेश जारी होने से पहले कम से कम मल्टी लेवल पर वेरिफिकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए कि तबादला सूची में जिसका नाम है क्या वो वाकई उस तबादले का हकदार है, क्या वाकई वो इस दुनिया में है जिसका तबादला सूची में नाम हो रहा है।
दोस्तों, इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। बिना सोचे समझे केवल चेहरा देखकर डिजाइन लिखने से काम नहीं चलने वाला। लोकतंत्र में जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना उनका दायित्व है, अधिकार है, लेकिन इसके लिए उनका भी कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए। यदि किसी विधायक और सांसद की सिफारिश पर तबादला होता है तो उसके कारण और आधार सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा भी होना चाहिए। हरिशंकर परसाई ने भोलाराम का जीव लिखते समय शायद ये कल्पना नहीं की होगी दोस्तों कि एक दिन कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में भी सरकारी फाइलें किसी मृत कर्मचारी को जीवित मानकर उसका तबादला कर देगी। तकनीक ने प्रशासन को तेज और सुविधाजनक तो बनाया है दोस्तों, लेकिन उसने मानवीय लापरवाही, सिस्टम की कमियां और राजनीतिक कल्चर की समस्याओं का उल्लेख नहीं किया है। उसमें कोई सुधार की परंपरा नहीं की है। मृतराज कर्मचारियों के तबादले और विधायक के नाम वाले आदेश केवल कुछ विभाग की भूलें नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक संकट के प्रतीक के रूप में देखी जानी चाहिए जिसमें राजस्थान की पूरी तबादला व्यवस्था है वो उलझी हुई है। ये एक सरकार का मामला नहीं है दोस्तों, ये दशकों पुरानी समस्या है। हर सरकार में, हर तबादला सूची में कोई न कोई विवाद होता रहता है। ये संकट केवल फाइलों का नहीं है, बल्कि शासन और जनता के बीच में भरोसे का है। राजस्थान सरकार के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती केवल गलत आदेश को सुधारने की नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को बदलने की है, जिसमें आज भी कहीं भोलाराम सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा हैं और कई बार असली कर्मचारी की जगह किसी विधायक का नाम दर्ज हो जाता है। जब तक तबादलों की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, जवाबदेह और पूरी तरह से टेक्निकल नहीं होगी दोस्तों, तब तक बार बार ये सवाल उठता रहेगा कि आखिर हमारे प्रशासनिक तंत्र में भोलाराम का जीव अब भी क्यों भटक रहा है। एडिटर्स टेक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।